हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस नवंबर 2021 का एनालिसिस। और दोस्तों, इसमें मैं मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों का एनालिसिस करने वाला हूं। तो ये वीडियो हमारी बेसिकली रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के ऊपर कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा आया था और किस तरीके से उसको कवर करना था और कहां से ये पेपर आया था। तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं, क्योंकि मैंने खुद ये पेपर नहीं दिया था और स्टूडेंट्स का कहना था कि 80 से 90 प्रश्न के करीब मेरे नोट्स और वीडियो से आया था। तो इतना तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था और इतना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो 60 से 70 क्वेश्चन वहीं से आए थे जो कि हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था या फिर मेरे नोट्स के अंदर जो कवर था। तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा जैसे हम इसका एनालिसिस आगे करेंगे। तो सबसे पहले बंद नाक के लिए माफ़ी चाहूँगा, अभी जुकाम से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे रही, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा डाउट जो स्टूडेंट के अंदर था वो डाउट था कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इजी था या इवनिंग शिफ्ट का पेपर इजी था। तो दोस्तों, मैंने खुद ये पेपर एनटीए नेट का पेपर नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिले तो मैंने दोनों के लिए रैपिडली एक घंटे का टाइम लिया दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए, और रैपिडली मैंने पेपर दिया। तो इसमें खुद मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैंने सेकंड पेपर दिया और फर्स्ट पेपर दिया तो दोनों में 81 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मेरे सही हुए, ठीक है। उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आते हुए गलत हो जाते हैं, वो सभी के गलत होते हैं, उसमें टेंशन की कोई बात नहीं। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने पहली बार देखे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी डेफिनेटली वो नए होंगे। कुछ बुक्स ऐसी थी या फिर एक गाइया का कॉन्सेप्ट था जो कि आपका सेकंड शिफ्ट में आया था। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि टफ थे, लेकिन क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी इसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ ना तो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का था ना ही सेकंड शिफ्ट का, दोनों इक्वली आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थे। कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट वाला इजी था या सेकंड शिफ्ट वाला, क्योंकि मैंने खुद ये पेपर दोनों एनालाइज किए, दोनों में 81 आउट ऑफ 100 यानी दोनों इक्वली इजी पेपर थे, ठीक है। तो एनालिसिस पेपर्स का शुरू करते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे और क्या इसके राइट आंसर थे और कैसे इसको सॉल्व करना था। तो दोस्तों, मेरा कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल कोर्स अभी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। एनटीए नेट के रिजल्ट के बाद भी 20 सीट्स उसमें रहेगी, क्योंकि लिमिटेड सीट्स इसके अंदर है। तो आप अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं और कूपन भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस बैच के लिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद। मैं इसको हिंदी में ही रखूँगा क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ही हमारा ये कोर्स रहता है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में क्या सही नहीं है वो हमें यहाँ पे बताना है। वे उपनिषदों से प्रभावित थे। दोस्तों, क्वेश्चन इतने इजी थे कि एलिमिनेट मेथड से ही सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। वे उपनिषदों से प्रभावित थे, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आपने चलो कोई बात नहीं, वो प्रभावित थे। वे युक्तिवादी थे और एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। और दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ बहुत यहाँ पे नाइंसाफ़ी एनटीए हमेशा करता है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर लेता है, ठीक है, हिंदी में। वे युक्तिवादी थे, रैशनलिस्ट थे और एक ईश्वर में वो मान्यता रखते थे। बिल्कुल सही बात है, वो एक ईश्वर मोनोथीज्म में वो विश्वास रखते थे। वे नास्तिक थे। अब देखिए, अगर वो उपनिषद में विश्वास करते हैं दैट्स मीन वो देवता में विश्वास करते हैं। एक ईश्वरवाद मीन्स वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो नास्तिक तो वो हो ही नहीं सकते हैं। वे ईसाईवाद द्वारा समर्थित त्रयात्मक ईश्वरवाद के सिद्धांत के आलोचक थे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, इसीलिए वो 3 ईश्वर के विरोधी थे। दैट्स मीन जो सही नहीं है वो सही क्या नहीं है, एक तो आपका
वे नास्तिक, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और आपका डी, वे त्रयवाद सिद्धांत के आलोचक थे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि वे त्रयवाद को मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म की आलोचना भी नहीं की, ठीक है। उन्होंने सब धर्मों को इक्वली इम्पोर्टेंस दी, तो सही नहीं है। एक, वे नास्तिक नहीं थे, नास्तिक थे, ये गलत है। और दूसरा, वे आलोचक थे ईसाई धर्म के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मॉडिफिकेशन की बात इसके अंदर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, लेकिन ये एनालिसिस आपको आने वाले पेपर के लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहेगा। कोई भी पेपर हो वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है वो आपको बताना है। अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। अगर सामाजिक हित से अधिकारों का कोई संबंध नहीं है तो अधिकार दिए ही क्यों जाते हैं। दैट्स मीन ये तो बिल्कुल गलत है। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं दिए जा सकते, बिल्कुल सही ये है। जितने भी अधिकार दिए जाते हैं, लास्की की कोटेशन आप देख लीजिए। लास्की ने कहा था अधिकार वे दावे हैं जिन्हें समाज राज्य के सामने रखता है और राज्य उसे फुलफिल करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं, बिल्कुल गलत बात। अधिकार स्वार्थी दावे नहीं होते हैं, बल्कि अधिकार वे दावे होते हैं जो मनुष्य के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू लास्की एंड टी.एच. ग्रीन। तो ये आपका गलत हो जाता है। अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ये पहला और ये लास्ट दोनों यहाँ पे गलत हो रहे हैं, तो करेक्ट आंसर तो आपको यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर की देखना चाहते हैं, इतनी लंबी वीडियो में नहीं पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए सॉल्यूशन एक ही दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये इस तरीके से जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये टिक, ये राइट आंसर है। इस तरीके से आप अपने आंसर, अपना टाइम आप बचा सकते हैं अगर टाइम बचाना चाहते हैं। अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखनी आपको पड़ेगी। विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन के विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचार को कालक्रम में आपने लगाना है। जब हमने फेमिनिज्म को पढ़ा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर फेमिनिज्म को पढ़ा था, तो डिटेल में हमने बताया था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म एंड थर्ड वेव फेमिनिज्म। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के अंदर क्या है, पॉलिटिकल राइट की बात की थी। अगर नारी मुक्ति हमें चाहिए, अगर महिलाओं को स्वतंत्र करना है तो उन्हें मताधिकार देना होगा, यानी उनके जो प्रतिनिधि है जब वो संसद में जाएंगे तो उनकी बात कहीं ना कहीं उठाएंगे। तो ये है पहला चरण। दूसरे चरण के अंदर उन्होंने बात की कि महिलाएं शोषित क्यों होती है। महिलाएं शोषित इसलिए होती है क्योंकि उनको आर्थिक अधिकार नहीं है, ठीक है। मनुष्य ये जो मर्द है, जो आपके मैन है, ये पैसा कमाते हैं इसलिए इनका डोमिनेंस है। इसलिए इन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, महिलाओं को समानता महिलाओं को मिलनी चाहिए। तो ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज जो है इसे पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म कहा जाता है, थर्ड वेव फेमिनिज्म, जो संस्कृति तथा संदर्भ पर बल देते हैं और ये कहते हैं कि महिलाओं के शोषण के कारण एक या दो नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से शोषण होता है। मुस्लिम महिलाओं का अलग शोषण है क्योंकि उनकी संस्कृति अलग है, हिंदू धर्म में शोषण के तरीके अलग है। तो ये है थर्ड वेव फेमिनिज्म। और चौथा जो आपका वेव है उसे कहा जाता है इको फेमिनिज्म, यानी महिलाएं इकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई होती है। महिलाएं कभी भी पर्यावरण का शोषण नहीं करती क्योंकि उनका जो नेचर होता है, उनका जो स्वभाव होता है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये ABCD, इसका जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बन रहा है ABCD। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ न्यू राइट आइडियोलॉजी, आपको यहाँ पे बताना था नव दक्षिण पंथी सिद्धांत के स्कूल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यू राइट आइडियोलॉजी आखिर है क्या।
न्यू राइट आइडियोलॉजी को आप कह सकते हैं जो आपका लिबर्टेरियनिज्म है, या फिर नियो लिबरलिज्म को आप कह सकते हैं, नियो लिबरलिज्म को आप कह सकते हैं न्यू राइट आइडियोलॉजी। न्यू राइट आइडियोलॉजी क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य को आर्थिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राज्य को ज़्यादा टैक्स नहीं लगाने चाहिए और मुक्त प्रतियोगिता राज्य को रखनी चाहिए, और जितनी भी संपत्ति है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिक पार्टी जो उनकी है, रिपब्लिकन पार्टी, तो वो न्यू राइट आइडियोलॉजी से प्रभावित है। इंडिया के अंदर मोदी सरकार भी न्यू राइट आइडियोलॉजी से प्रभावित है। एक होती है लेफ्ट आइडियोलॉजी, एक होती है राइट आइडियोलॉजी, और एक होती है न्यू राइट आइडियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल मार्क्सिज्म के लिए जाना जाता है, तो डेफिनेटली क्रिटिकल मार्क्सिज्म कभी भी लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है। तो एलिमिनेशन मेथड भी अगर आप यहाँ पे यूज करते तो भी आपका आंसर यहाँ पे आ जाता। तो सी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि फ्रैंकफर्ट स्कूल डेफिनेटली लेफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो 50% चांस आपके सही करने के यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि दो आपने एलिमिनेट कर दिए। अब जब आप यहाँ पे शिकागो स्कूल और ऑस्ट्रेलियन स्कूल को आप यहाँ पे देखोगे, ऑस्ट्रेलियन स्कूल डेफिनेटली न्यू राइट आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा है, और शिकागो स्कूल भी जुड़ा है। न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट स्कूल ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। Which of the following aspect have been defended by J.S. Mill? J.S. Mill ने किन सिद्धांतों की वकालत की है या बचाव किया है? तो J.S. Mill सबसे पहले महिलाओं के अधिकारों के लिए ये लड़े, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने विवाहित महिला के संपत्ति विधेयक का भी समर्थन किया, कि यानी एक बार महिला की शादी दूसरी फैमिली में हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए महिलाओं का। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे इसके ऑपोजिट यहाँ पे पितृसत्ता आ रही है, तो पितृसत्ता की बिल्कुल इन्होंने बात नहीं की है, बिल्कुल उसकी आलोचना की है, और बेंथम के उपयोगितावाद का समग्र इन्होंने समर्थन नहीं किया है, बल्कि उसमें संशोधन किया है और उसकी आलोचना की है। ठीक है, तो जो करेक्ट यहाँ पे है महिलाओं का अधिकार और विवाहित महिला संपत्ति, ए एंड सी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो ये सारा का सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वेस्टर्न थॉट के अंदर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सारा का सारा कवर है। तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब पूछा है अनुदारवाद के मूल विश्वास क्या है? अनुदारवाद, एक होता है उदारवाद, दूसरा होता है अनुदारवाद। और अनुदारवाद को जो कहा जाता है, अनुदारवाद को कहा जाता है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, रूढ़िवाद भी से आप कह सकते हैं। एडमंड बर्क इसके फादर है। तो ट्रेडिशन के ऊपर ये डेफिनेटली विश्वास रखते हैं, हिस्ट्री के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, कल्चर के ऊपर आधारित होता है आपका कंजर्वेटिज्म। दूसरा, हायरार्की एंड अथॉरिटी के ऊपर भी ये विश्वास रखते हैं। हायरार्की का मतलब होता है कि जितने भी आपके रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी जैसे आप एडमंड बर्क या फिर आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो वो हायरार्की के ऊपर विश्वास रखते हैं। राजा को वो सुप्रीम मानते हैं, राजा के नीचे मंत्री परिषद होगी या फिर राजा इस तरीके से इलेक्ट करेगा। तो रूढ़िवाद क्या है? अथॉरिटी और हायरार्की में विश्वास रखते हैं। सोशल डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विन के बारे में आपने सुना होगा। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऊपर एक किताब लिखी है। और सोशल डार्विनिज्म क्या है, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। डार्विन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो सशक्त होगा, जो शक्तिशाली होगा वही जीवित रहेगा, और जो कमजोर होगा वो मर जाएगा। तो जीवन की उत्पत्ति को जब डार्विन ने सुलझाया, तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के ऊपर जो स्पीशीज शक्तिशाली थी, जो पृथ्वी के टेम्परेचर, पहले क्या है, पहले पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था, जिसे हिम
युग कहा गया, यानी स्नो एज कहा गया। स्नो एज के अंदर वही स्पीशीज जीवित रह पाएगी जिसके अंदर उस टेम्परेचर को झेलने का, उस लो टेम्परेचर को झेलने की शक्ति होगी, ठीक है। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें गर्मी बढ़ने लगी तो वही स्पीसीज बची रहेगी जिनके पास गर्मी को सहने की शक्ति होगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी सोशल डार्विनिज्म का जो सिद्धांत है ये अपनाया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, और हर्बर्ट स्पेंसर है व्यक्तिवादी इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। तो सोशल डार्विनिज्म का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी अपनाते हैं, ना कि कंजर्वेटिज्म, ठीक है। सोशल लिबरलिज्म ये भी अपनाते हैं कौन? इंडिविजुअलिस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए और बी ही होगा। पेरियार ईवी रामा स्वामी किसके पक्ष में थे? किसके पक्ष में पेरियार ईवी रामा स्वामी ने तर्क दिया? कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम, पूरी जिंदगी वो जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ते रहे तो कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। एनहांसिंग द स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया, उन्होंने हिंदी का विरोध किया और हिंदी को साउथ इंडिया के ऊपर थोपने का उन्होंने विरोध किया, तो बिल्कुल इसका समर्थन नहीं किया। और वर्ण सिस्टम का भी उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सिर्फ ह्यूमन डिग्निटी का समर्थन किया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following is not a part of political philosophy of पंडित दीनदयाल उपाध्याय? दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी का क्या भाग नहीं है? सबसे पहले अणु के रूप में मनुष्य का विचार, उन्होंने मनुष्य का विचार अणु के रूप में नहीं दिया है, उन्होंने मनुष्य को समग्रता के रूप में दिया है। तो ये तो बिल्कुल उनका फिलॉसफी का पार्ट नहीं है। उन्होंने समग्रता के रूप में मनुष्य को देखा है, जिसे उन्होंने एकीकृत मानववाद कहा है, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। अब इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार से बना होता है, 4 चीज़ों से बना होता है। शरीर, सबसे पहला होता है शरीर। शरीर के अंदर होती है आत्मा, एक होता है मन और एक होता है बुद्धि, ठीक है। शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि, जब इन चारों चीज़ों का समेकित अध्ययन किया जाएगा, चारों चीज़ों को एक साथ देखा जाएगा, तो उसे इन्होंने कहा इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। यानी जब सभी चारों चीज़ों में समन्वय स्थापित होगा तो वो होगा इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म। बिल्कुल इन्होंने एकीकृत मानववाद की बात की है, लोकतांत्रिक शासन की बात की है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की है, लेकिन अणु के रूप में मनुष्य को नहीं देखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डॉयश के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है? इंग्लिश में देख लीजिए, इजीली आपको समझ आएगा। सबसे पहले कार्ल डब्ल्यू डॉयश को आप जानते हैं, ये सूचना या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन थ्योरी इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दी है। पॉलिटिकल सिस्टम इज लाइक अ मशीन वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने इंफॉर्मेशन की बात की है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक मशीन की तरह होता है जो संचार के आधार पे काम करता है। इन हिज थ्योरी होम्योस्टेसिस इंस्टीड ऑफ इक्विलिब्रियम इज यूज्ड। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने होम्योस्टेसिस की बात की है इक्विलिब्रियम के बजाय, ठीक है। तीसरी चीज, emphasis given on structure and functionalism, बिल्कुल गलत बात है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की जो बात की है वो आमंड ने की है, ना कि कार्ल डब्ल्यू डॉयश ने। चौथा, आउटपुट फंक्शन आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। आउटपुट फंक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी है? वैसे इनपुट आउटपुट जो मॉडल दिया है डेविड स्टन ने दिया है, लेकिन आउटपुट फंक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी है? ये दी है आमंड ने, ठीक है। ओनली ए और बी इज करेक्ट, ए एंड बी इज करेक्ट, ए और बी सही है। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड टू द इंडियन डायस्पोरा अंडर द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ
इंडिया, OCI को इसमें से क्या अधिकार नहीं दिए गए हैं? दोस्तों सबसे पहले आपको NRI को समझना पड़ेगा। NRI क्या है, फिर OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है। NRI का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो सिटीजन है जो इंडिया मूल के तो है, मतलब इनके माता पिता दादा दादी कोई ना कोई भारत के अंदर रहता है, लेकिन ये NRI क्या है, ये इंडिया के अंदर रेजिडेंट नहीं करता है, इंडिया के अंदर ये निवास नहीं करता है। फॉर एग्जांपल ये कनाडा के अंदर रहता है और इसके दादा दादी माता पिता क्या है, ये इंडिया में रहते हैं, इन्हें कहा जाएगा NRI। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो होते हैं जो भारतीय मूल के हैं, कभी ना कभी भारत में रहे हैं, 1947 से पहले या 1947 के बाद भारतीय मूल में ये रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये फॉरेन में सेटल हो चुके हैं। लेकिन ये एक प्रकार का वीज़ा, ये जो OCI है, OCI एक कार्ड होता है, ये क्या है, इसके द्वारा भारत में क्या है, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या भारत के अंदर रह रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा OCI, यानी भारतीय मूल के हैं लेकिन फॉरेन के अंदर ये रह रहे हैं, लेकिन फॉरेन से ये इंडिया में वापस आना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए या फिर भारत में रहने के लिए। तो देख लेते हैं, इन्हें एजुकेशनल राइट्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, वो फॉरेनर्स को होते हैं, इन्हें भी होते हैं। इन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी का राइट्स होता है, भारत के अंदर अपना कारखाना स्थापित करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो अधिकार OCI को दिया गया है। साथ ही लाइफ टाइम वीज़ा इन्हें दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल राइट इन्हें नहीं दिया जाता है, ना तो इन्हें वोट देने का अधिकार है, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार OCI को होता है। 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में गवर्नेंस की संकल्पना दी? गुड गवर्नेंस। अब जब हम गवर्नेंस पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सब सहारन की यहाँ पे बात होती है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे मैकग्रेगर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मैकग्रेगर ने अपने प्रतिष्ठित मूल पाठ द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज में अपने प्रसिद्ध सैद्धांतिक मान्यताएं प्रदान की है। देखिए, मैकग्रेगर ने सिद्धांत दिया है, इसे X एंड Y सिद्धांत कहा जाता है, X और Y सिद्धांत दिया है। पब्लिक एड का मैं बोलूँ एक भी क्वेश्चन मेरे नोट्स के बाहर नहीं है और वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर है, तो आप वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट वीडियो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और पेड कोर्स के अंदर तो आपको टोटल वीडियो आपको मिल ही जाएगी। X एंड Y सिद्धांत इन्होंने दिया है। देखिए, X सिद्धांत क्या कहता है, आम मानव जिसकी अपेक्षाकृत महत्वाकांक्षा कम होती है, आम मानव जो सोचता है कि मेरे को 5,000 मिल रहा है यार, जीवन यापन 5,000 में हो रहा है, मैं ज़्यादा हाथ पांव क्यों मारूं, ठीक है। कम महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति क्या चाहता है, चलो आदेश दो, जो भी आपने करना है, मैं आपने बोलना है मैं वो कर लूँगा, ठीक है। तो वो होता है, ये निर्देशित होना पसंद करते हैं, सुपरविज़न इनके ऊपर ज़रूरी होती है। सुपरवाइज़र होगा, जो सुपरवाइज़र ने बोला 4 काम करो तो 4 ही करेगा, वो 5वां नहीं करेगा, ठीक है। तो ये X सिद्धांत कहता है मैकग्रेगर का। आम मानव समुचित स्थितियों में दायित्व न केवल स्वीकार करता है बल्कि उसको प्राप्त करना भी सीखता है। ये Y सिद्धांत कहता है, इसका ये एक प्रकार का तोड़ है, इसकी एक प्रकार की ये काट है, Y सिद्धांत। तो ये कहता है अगर समुचित स्थितियां दी जाए, ऐसी कंडीशन जो आपका एम्प्लॉय है उसके लिए ऐसी कंडीशन बनाई जाए, उसके रहने के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाए और उसको इस तरीके का माहौल दिया जाए कि वो अपने आप को अच्छा महसूस करे, तो डेफिनेटली ना केवल वो दायित्व लेगा बल्कि उसको सीखेगा भी अपने सुविधा अनुसार। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आम मानव का कार्य
करने के प्रति न केवल स्वाभाविक विरोध रहता है, यदि उस कार्य से दूर रहने में समर्थ हो तो दूर रहना भी चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। एक्स सिद्धांत की दूसरी मान्यता यही है। उत्कृष्ट प्रबंध एक सही विज्ञान है, ये यहाँ पे F.W. टेलर या हेनरी फ्योल से ये जुड़ा हुआ सिद्धांत है, ना कि मैकग्रेगर से। तो ये सारा का सारा कवर है मेरे नोट्स के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ABC। यहाँ पे ये फेमिनिस्ट थिंकर है और फेमिनिस्ट थिंकर को उनके द्वारा रचित किताबों के साथ मैच करना है। और ये भी यहाँ पे अगर आपको एक भी आता है, लाइक सभी ने पढ़ा होता है सुज़ैन मॉलर ऑकिन के बारे में। सुज़ैन जो है सुज़ैन मॉलर ऑकिन, इनकी जो किताब का नाम है, इनकी किताब का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, यानी बी का जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए 4। तो बी का करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है 4। ए का 3 कैथरीन मैकनीन ने लिखी है टुवर्ड अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। एस फायस्टीन ने बुक लिखी है डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, और बेल हुक ने बुक लिखी है फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबॉडी। और ये सारे के सारे जो किताबें हैं ये मेरे वन लाइनर के अंदर कवर किए गए हैं। कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि कौन नौकरशाही को राज्य की भुजाएं मानते हैं। राज्य की भुजाएं और चेतना ये दोनों मानते हैं मार्क्स। परफॉर्मेंस बजट के बारे में, निष्पादन बजट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। परफॉर्मेंस बजट का मतलब होता है कि एक ऐसा बजट जो किसी काम को पूरा करने के लिए दिया जाता है, परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि इसके निष्पादन बजट यह दर्शाया है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्य और उद्देश्य को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निष्पादन बजट के केंद्रीय बिंदु है? तो देख लेते हैं। इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। तो निष्पादन आप तभी कर पाओगे, तभी आप बता पाओगे कि ये बजट सफल हुआ है या नहीं हुआ है, जब आपके पास सूचना होगी उससे रिलेटेड। जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है कि आपको जो काम दिया गया क्या वो 70% हुआ, 80% हुआ। जितना काम होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपका काम 70% उस बजट के अंदर हुआ तो 30% काम बचा है, यानी कितना पैसा और आपको देना होगा वो निष्पादन बजट से ही डिसाइड किया जाता है। तो डी भी यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम का भी मापन होता है। तो सारे के सारे सही है निष्पादन बजट के बारे में। क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। ये कथन किसका है? ये कथन है फ्रांस फैनन का। जब उन्होंने कॉलोनियल सिचुएशन के ऊपर अपने विचार देना प्रारंभ किए तो उन्होंने नेग्रिट्यूड आंदोलन की बात की और नेग्रिट्यूड आंदोलन से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन उसमें किया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? बहुत ही सिंपल है। सरकार बनाना सबसे पहला काम है, जनमत बनाना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, लेकिन न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण करना ये पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी संस्था का काम नहीं है। मानव संबंध सिद्धांत, ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? ह्यूमन रिलेशंस जो सिद्धांत है ये एल्टन मेयो ने शुरू किया था, हावर्थन परीक्षण, उसी से ये निकल के आया। तो देख लेते हैं। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करते हैं। पूरा का पूरा ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक तत्वों के ऊपर आधारित है। तो पहला ही यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद बोल रहे हैं जो मानव संबंध सिद्धांत है, संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। बिल्कुल, हावर्थन परीक्षण ने यह निष्कर्ष निकाला कि संगठन में व्यक्तिगत मूल्य की बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं, जिसे उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक होता है रेट बस्टर, दूसरा होता है रेट चिसलर और तीसरा होता है स्क्विलर। रेट बस्टर होता है ऐसे व्यक्ति जो संगठन के अंदर बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, और रेट चिसलर होते हैं जो धीरे धीरे काम करते हैं, और स्क्विलर होते हैं कबूतर का बच्चा, यानी जो संगठन की जो प्राइवेट बातें हैं उसको मैनेजमेंट तक लीक कर देते हैं। ठीक है, और इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? इन सभी को कंट्रोल करता है जो सामाजिक दायरा होता है संगठन के अंदर। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया होगा, इसका पहला ही इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट है, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। ठीक है, जो श्रमिक होते हैं उनके अंदर सारे के सारे सोशल एटीट्यूड होते हैं। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति सिर्फ 6 मंथ के लिए कार्यकाल संभाल सकता है, उसके बाद री इलेक्शन होना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति का। कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन से बहुत ही डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन यहां पे आए थे। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आपको पता होगा रेडिकल जो क्रांतिकारी थे 1905 से लेकर 1919 तक जो रहे थे, उनमें बाल, पाल और लाल ये 3 नाम जाने जाते हैं। उनमें से बाल गंगाधर तिलक के ये शब्द हैं। यहां पे असर्शन दी गई है, बी आर अम्बेडकर वॉज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, यानी बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। बिल्कुल आलोचक थे। अगर आपको नहीं भी पता है, आपको रीजन से पता लग जाएगा कि क्यों वो आलोचक थे। अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन शासन के पास ना तो विधायी शक्तियां हैं और ना ही कार्यकारी शक्तियां, इसलिए फेडरल सिस्टम का क्या मतलब है? यहाँ तो एकात्मक सिस्टम है। ठीक है, अगर देखा जाए, क्योंकि इनके पास तो शक्तियां ही नहीं है। दैट्स मीन ए और आर दोनों सही है, और इसका सही रीजन भी ये दे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर था। और ये यहाँ पे क्वेश्चन कई लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और इसको हम देख लेते हैं। इसको आपने अरेंज करना था, ये जो भारत ने ट्रिटी साइन की है या समझौते साइन किए हैं उसको कालक्रम में आपको लगाना था। भू सीमा समझौता बांग्लादेश के साथ भारत ने किया है 1974 के अंदर, और उसके बाद लेटेस्ट भारत ने किया है 2015 के अंदर एनक्लेव से रिलेटेड। ठीक है, ताशकंद समझौता डेफिनेटली 1965 के वॉर के बाद हुआ है 1966 में। मॉस्को टेस्टमेंट ट्रीटी, इसे पीटीबीटी भी कहा जाता है। ठीक है, पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी एनपीटी से पहले आया था 1963 के अंदर। भारत रूस मैत्री संधि 1971 के अंदर। अब इसको अगर आप क्रम में लगाएंगे तो क्रम इसका कैसा बन रहा है? सबसे पहले आना चाहिए आपका सी 1963, तो सी यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है। सी के बाद नेक्स्ट आएगा आपका बी ताशकंद समझौता, उसके बाद आपका आएगा डी भारत रूस मैत्री संधि 1971, उसके बाद ए आ जाएगा आपका ये 1974 मान के चलो, या 2015 लास्ट में आपका आएगा भू सीमा समझौता। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है? तो शक्ति प्राप्त करना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, ये कहा है हॉब्स ने। यूएन चार्टर में शांति की संरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दी गई है? और ये नेट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे की बात डेफिनेटली 6ठे अध्याय में की गई है।
और 7वें अध्याय में विवादों के बलपूर्वक निपटारे की। तो पहले पीसफुल सेटलमेंट चैप्टर 6 और कोएर्सिव सेटलमेंट की बात की गई है चैप्टर 7 के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ही आपको करेक्ट बताने हैं, क्योंकि 2 2 2 2 तो 2 आपको मिल चुके हैं। ए एंड सी इज करेक्ट, दैट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों, इंदिरा सिद्धांत इंदिरा गांधी ने 1971 के बाद प्रतिपादित किया था। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका ने अपने जो सैनिक बेड़े हैं पाकिस्तान की सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में भेजे। उस दौरान इंदिरा गांधी ने इंदिरा डॉक्ट्रिन दी थी, और इसका उद्देश्य भारत को शक्ति बनाना, वैश्विक शक्ति बनाना बिल्कुल नहीं है। वैश्विक शक्ति बनाने का सिद्धांत मोदी डॉक्ट्रिन के अंदर है। मोदी डॉक्ट्रिन के अंदर यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति है, बिल्कुल नहीं। गुजराल डॉक्ट्रिन सहयोग की नीति है, ना कि इंदिरा डॉक्ट्रिन। अब बचे लास्ट के 2। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई। इसमें कहा गया कि अगर भारत की रक्षा हो रही है तो आप समझ लीजिए दक्षिण एशिया की रक्षा हो रही है, क्योंकि भूटान, नेपाल, मालदीव और आपका श्रीलंका, ये छोटे छोटे देश भारत के ऊपर डिपेंड है। अगर भारत की रक्षा के लिए हानि पहुंचती है तो डेफिनेटली इन लोगों के लिए भी हानि पहुंचेगी। और चौथा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के में हस्तक्षेप समझा जाएगा, क्योंकि अगर श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया जाता है या नेपाल के ऊपर, भूटान के ऊपर अगर आक्रमण किया जाता है, यहाँ पे मिलिट्री बेस स्थापित किए जाते हैं, तो डेफिनेटली वो भारत के लिए खतरा समझा जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। और ये बहुत ही डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था और सभी को पता है। SALT 1 हुआ था 1972 में, जो कि सफल हुआ था। SALT 2 हुआ 1979 में, जो कि असफल रहा था क्योंकि अमेरिका ने इसे रेटिफाई नहीं किया था। START 1 ट्रीटी, स्ट्रेटेजिकल आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, 1990 में होती है, ठीक है। और INF ट्रीटी, ये कहीं ना कहीं जो आपके न्यूक्लियर वेपन है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन है, उसको ख़त्म करने की ये ट्रीटी हुई थी USSR और रशिया के बीच। गोर्बाचोव ने ये की थी 1987 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है डी वाला। अरविंदो घोष के नेशनलिज्म के बारे में आपको बताना है। और अरविंदो घोष का जो नेशनलिज्म है उसे इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म कहा जाता है, जिसमें राष्ट्र, राज्य और व्यक्ति को इंटीग्रेट करके नेशनलिज्म को देखा जाता है। तो इसे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि पाश्चात्य जनधारणा से बिल्कुल भिन्न है। अवयवी के रूप में राष्ट्रवाद, बिल्कुल बात है। राष्ट्रवाद को ऑर्गेनिज्म के तौर पे इन्होंने देखा। ऑर्गेनिज्म के तौर का मतलब हुआ कि राष्ट्रवाद एक इंटीग्रेटेड है, इसमें व्यक्ति, राष्ट्र और राज्य तीनों एक दूसरे के अंग है, एक दूसरे से अलग नहीं है, यानी ऑर्गेनिक अवयवी रूप में इन्होंने देखा। धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्रवाद, यानी धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद को इन्होंने अपनाया है। भौगोलिक इकाई के रूप में इन्होंने राष्ट्रवाद को नहीं देखा है, क्योंकि राष्ट्रवाद अरविंदो के अनुसार भौगोलिक सीमाओं से पार भी जा सकता है। हिंदू राष्ट्रवाद इंडिया तक सीमित नहीं है, हिंदू राष्ट्रवाद नेपाल में भी है, नेपाल में भी हिंदू है, ठीक है। तो ये भौगोलिक सीमाओं से पार जा सकता है। तो ABC इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी? यानी अगर आपको भारत को समझना है, भारत किस प्रकार का आइडियोलॉजी रखता है, वो आप भारत की संविधान सभा से देख सकते हैं। उसमें कितने हिंदुओं का प्रतिनिधित्व है, कितने मुस्लिम का है, कितने माइनॉरिटीज़ का है। तो ये जो आपके ग्रैनविल ऑस्टिन है, इन्होंने संविधान सभा की व्याख्या इस तरीके से की है। निम्नलिखित में से कौन सा नव उपनिवेशवाद के उभरने का कारण है? नव उपनिवेशवाद के उभरने का सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण है उपनिवेशवाद का खात्मा। तो उपनिवेशवाद किन शक्तियों के पास था? यूरोपीय शक्तियों
के पास, यानी यूरोपीय शक्ति क्या है, उपनिवेशवाद फैला रही थी। जब उनकी शक्तियां कमजोर हुई तो उन्होंने क्या है, एक प्रच्छन्न रूप में नव उपनिवेशवाद लाना शुरू किया। दूसरा, साम्राज्यवाद के बारे में जब लोगों के और देशों के बीच सचेतता जागी, लोगों को साम्राज्यवाद की समझ हो गई, तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद अब फैलाना पॉसिबल नहीं था, तो नव उपनिवेशवाद आया। तो ए और बी ही इसका करेक्ट होगा। भारत की विदेश नीति नहीं है, ना ही जापान की विदेश नीति। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी काफ़ी इजी आया था। कम्युनल अवार्ड हुआ है 1932 के अंदर। साइमन कमीशन 1927 में गठित किया गया, 1928 में ये भारत आया। प्रथम गोल में सम्मेलन होता है 1930 में, सेकंड और थर्ड होता है 1931 में। गांधी इरविन वार्ता होती है 1931 में। तो इसका सही क्रम बन रहा है BCDA। निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? भारत केवल NSG का सदस्य नहीं है, क्योंकि चाइना रोड़ा यहाँ पे अटका रहा है भारत के राह में। भारत NSG का सदस्य नहीं बन पाया क्योंकि भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किए 1974 और 1998 में। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत शामिल हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया भारत को जो आपके न्यूक्लियर वेपन के लिए यूज होने वाली सामग्री है उसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया भारत को कर रहा है। और MTCR का भी सदस्य भारत बन चुका है, लेकिन NSG का सदस्य भारत नहीं है। और वासेनार अरेंजमेंट का भी भारत सदस्य बन चुका है। भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ही कथन आप देखोगे, भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का भी नागरिक हो सकता है, बिल्कुल गलत है। भारत को एकल नागरिकता दी गई है और अगर भारत किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जब हमने संविधान को अंगीकार किया था। लागू करने से पहले ही, मतलब जब अंगीकार किया था 26 नवंबर 1949 को। और पार्लियामेंट इसके अंदर संशोधन कर सकती है और कोई भी प्रावधान बना सकती है या खत्म कर सकती है। तो ए इसका बिल्कुल सही है। Which of the following are the advanced idea of Mary Wollstonecraft? मैरी पार्कर फोलेट। मैरी पार्कर फोलेट ये प्रबंध के साथ जुड़ी है, मैनेजमेंट के साथ। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट बिल्कुल सही, ये तो है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस या जोन ऑफ इंडिफरेंस ये चेस्टर आई बर्नार्ड का सिद्धांत है, तो ये भी नहीं है। इंटीग्रेशन का सिद्धांत दिया है, दैट्स मीन B एंड D इज करेक्ट। B और D करेक्ट है। ओके, B एंड D इज करेक्ट। रेनेसिस लिकर्ट हैज आइडेंटिफाइड 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। रेनेसिस लिकर्ट ने 4 मैनेजमेंट सिस्टम की बात की है और ये मेरे नोट्स के अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार उन्होंने 4 प्रकार के नेतृत्व या नियंत्रण स्वरूप की बात की है। देखिए उन्होंने क्या है, सबसे बेकार से लेके सबसे अच्छे तक की बात की है। सबसे बेकार नियंत्रण क्या होता है? शोषणकारी सत्तावादी, यानी ऐसा नेता जो शोषण करता है मजदूरों का, ठीक है, और सत्तावादी अथॉरिटी दिखाता है मजदूरों के ऊपर, डंडा लेके जो काम करवाता है मजदूरों से। उसके बाद आता है हितकारी सत्तावादी, यानी मजदूरों का कहीं ना कहीं वो हित भी करता है लेकिन अथॉरिटी दिखाता है कि हाँ कैसे करोगे, जो मैं बोलूँगा वही करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पैसे भी देता है, उनके प्रति थोड़ा थोड़ा हितकारी भी वो रहता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहता है विमर्शकारी नेतृत्व, यानी वो जो आपका सुपरवाइजर है वो कहीं ना कहीं लेबर से भी वो विमर्श लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उनकी भी वो सलाह लेता है। तो थर्ड रहेगा ये। और फोर्थ रहता है पार्टिसिपेटरी, जो सबसे बेस्ट उन्होंने बताया है। तो इसका जो सही क्रम बनेगा वो बनेगा DABC।
2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जो मैंने वीडियो बनाई थी और नोट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने पहले ही बताया कि भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेशली अपने सार्क कंट्रीज को विश्वास में लेने के लिए, उनके साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए सार्क नेताओं को आमंत्रित किया था शपथ समारोह के अंदर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के एकमेव अधिकार है? यानी सिर्फ लोकसभा के पास ही वो अधिकार है। सबसे पहले जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि, अब दोस्तों देखो, इमरजेंसी लगानी है और लोकसभा पहले ही विघटित हो चुकी है तो राज्यसभा उसको कर सकता है। दैट्स मीन ये राज्यसभा के पास भी अधिकार है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। दैट्स मीन ए एंड सी इज करेक्ट। ए एंड सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है? तो डेफिनेटली अनियंत्रित विकास सतत डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। नियंत्रित विकास हमें करना है ताकि भविष्य के लिए भी हम क्या है, संसाधनों को बचा सके। पर्यावरण का ह्रास हमें नहीं करना है, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करना है। तो ये तीनों है लेकिन चौथा नहीं है। यहां पे बुक्स है, फतवा ए जहांदरी, ये बुक लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, बी.आर. अम्बेडकर ने बुक लिखी है। इंडिया इंडिपेंडेंट बुक लिखी है चार्ल्स बेटलिहम ने। और फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एम.एन. रॉय ने। तो इसका सही क्रम बनता है ये वाला। अरेंज द वर्क ऑफ हन्ना आरेंट इन एक्सेंडिंग ऑर्डर। तो हन्ना आरेंट के जो किताबें हैं इनको अगर हम कालक्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले इन्होंने बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, आई थिंक 1951 में लिखी है। ह्यूमन कंडीशन उसके बाद लिखी है, फिर ऑन रिवोल्यूशन, फिर ऑन वायलेंस। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते यानी LBA पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये LBA पीछे भी आया था, सीमा समझौता, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि क्वेश्चन पेपर में ही आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। LBA जो कि एनक्लेव से रिलेटेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हबनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की, बिल्कुल गलत है। UPA 2 2010 के दौरान ये साइन किया गया हबनटोटा श्रीलंका के साथ, तो ये तो गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी यानी SPA पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही बात है, 2011 में। और उसके बाद आपने देखा हार्ट ऑफ एशिया एक संस्था स्थापित की, भारत ने उसका भी समर्थन किया है। अब 2 ही हमें यहाँ पे देखने हैं, तीसरी की ओर जाने की और हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो A और C यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दी गई है और एसेंशियल फीचर यहाँ पे आपको बताने हैं। सबसे पहले आपकी है मंत्रिमंडलीय सरकार। जैसे भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार है तो उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का रहता है विधान सभा के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति। अध्यक्षात्मक सरकार के अंदर शक्तियों का वियोजन होता है यानी सेपरेशन ऑफ पावर रहती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर है। संघात्मक सरकार के अंदर शक्तियों का विभाजन रहता है और एकात्मक सरकार के अंदर शक्तियों का केंद्रीकरण रहता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने कोर्स के अंदर, तो आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन इजी लगे होंगे। और मैक्सिमम काफ़ी स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट का 84 आउट ऑफ 100, एक स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 100 और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 नंबर इस पेपर के अंदर लिए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अगस्त 2017 को
के.एस. पुत्तस्वामी रिटायर्ड बनाम भारतीय संघ मुकदमे में निर्णय दिया था। और ये 2017 का निर्णय जो है ये निजता के अधिकार से रिलेटेड है और उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तात्विक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 में दी गई आज़ादियों की गारंटी के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त है। और यही पुत्तस्वामी और भारत सरकार मुकदमे में निष्कर्ष निकला है। अगला दिया है, केंद्र सरकार को भारतीय संविधान में संशोधन करके उसे निजता का अधिकार जोड़ना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पे पहले ही बोला गया, जो पहले ही अंतर्निहित है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, तो फिर संशोधन किस बात का? तो बी तो बिल्कुल गलत है। निजता के अधिकार अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 19 बिल्कुल गलत है। ओनली आर्टिकल 21 की बात हुई है, ना 14 की ना 19 की। निजता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 29 का संरक्षण करता है, ये भी गलत है। ओनली 21 से ही है। दैट्स मीन ओनली ए होगा इसका आंसर। ओनली ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से रिलेटेड 29 विषय हैं, उनमें से कौन सा ये नहीं है? अब देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर किसका काम होता है? पुलिस का काम होता है। तो पंचायत की तो अपनी कोई पुलिस नहीं होती है, पुलिस तो या तो सेंटर की होती है या फिर राज्य की पुलिस होती है। तो डेफिनेटली मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये काम पंचायतों का नहीं है, पब्लिक हेल्थ का है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का है और सैनिटेशन का है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर का काम नहीं है। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन लाइन। ठीक है, डूरंड आप देखोगे भारत अफगानिस्तान के बीच ये आपको देखने को मिलेगी। पाक स्ट्रेट, रेड क्लिफ ये आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान और इंडिया के बीच, या बांग्लादेश और इंडिया के बीच है रेड क्लिफ। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के बीच रेड क्लिफ है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Charter of United Nations was accepted on 1945. Treaty of Westphalia 1648, जहाँ पे प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनाया गया। ट्रिटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि हुई है 1920 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ट्रिटी ऑफ यूट्रेक्ट ये 1712-13 के अंदर अपनाई गई है। तो इससे जब हम क्रम में लगाएंगे तो इसका सही क्रम बनता है BDCA। आत्मनिर्भर भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन, बहुत सिंपल है, 21 मार्च 2020 को 21 मार्च 2020 को भारत के अंदर क्या है, लॉकडाउन लगा। उसके बाद ये पहले 2 सप्ताह के लिए लगा, फिर 4 सप्ताह के लिए लगा, और उसके बाद एक बजट पेश किया गया। बजट तो क्या कहे, मतलब एक प्रकार 10 लाख करोड़ का एक प्रकार का पैकेज पेश किया गया था मोदी सरकार द्वारा, जिसमें लोन देने की बात की गई थी। वो डायरेक्टली सहायता नहीं, लोन देने की बात की गई थी और उसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात उसके द्वारा की गई थी। तो ये 12 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। वैश्विक प्रणाली सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? वैश्विक प्रणाली, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है यह मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है। ये मार्क्स ने जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया है ये उसी के ऊपर आधारित है, और ये सिद्धांत दिया है इमैनुअल वॉलरस्टीन ने, और इमैनुअल वॉलरस्टीन एक मार्क्सवादी चिंतक है। धन संचय के आधार पर विश्व को केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि में इस तरीके से डिवाइड किया गया है इमैनुअल वॉलरस्टीन द्वारा, तो दोनों सही है। तीसरा देख लेते हैं, इसमें खिलाड़ी, रणनीतियां, नियम और परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल है। दोस्तों, खिलाड़ी, रणनीतियां, नियम, परिणाम ये बेसिकली गेम थ्योरी के अंदर है, खेल सिद्धांत के अंदर है, ना कि प्रणाली सिद्धांत के अंदर। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है, तो ये भी गेम थ्योरी करता है, ना कि वैश्विक प्रणाली।
तो ये दोनों गलत है और ये दो सही है, ए एंड बी इज राइट। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? सोशल एक्शन ग्रुप किसी सोशल कोज के लिए बने होते हैं और ये आपस में चंदा इकट्ठा करके अपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो वे गैर स्वायत्त शासी समूह है जो सरकार के समर्थन पर आश्रित है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये खुद फंड आपस में इकट्ठा करते हैं, तो पहला ही यहाँ पे गलत हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे वे गैर सांस्थानिक संगठन है। बिल्कुल, उनका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, उनका कोई संगठन नहीं बना होता है। जब उनका मुद्दा कोई उभरता है तो वो बन जाते हैं, मुद्दा उनका पूरा हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वे गैर व्यावसायिक रचनाएं हैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रोफेशनल नहीं है। और वे पक्षपाती समूह है। ये पक्षपाती समूह है क्योंकि ये किसी स्पेशल अपने पक्ष के लिए ही लड़ते हैं। तो ए यहाँ पे गलत होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है, ये एग्रीमेंट हुए हैं, इसको आपने अरेंज करना है। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये 2020 में मोदी सरकार ने किया है। इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील सभी को पता है 2005 के अंदर हुई है, यूपीए 1 के दौरान। हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ग्रुप 2002 के अंदर, और नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 के अंदर, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इसको स्थापित करना है इन बुक्स को। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी है। सारी बुक्स को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर। रॉबर्ट ए डेहल मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 के अंदर आती है। F.A. बेंटली प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कई बार ये पुस्तक आ चुकी है 1908 के अंदर। डेविड स्टन की सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ये 1968 के अंदर आती है। तो इसका जो सही क्रम बन रहा है CBAD। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया? ठीक है, ये बोल रहा है कि हाल ही में भारत में अभी के चुनावी राजनीति का अभिलक्षण नहीं है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो गठबंधन का निर्माण डेफिनेटली हो रहा है। एनडीए क्या है? एनडीए एक गठबंधन है। भले ही बीजेपी को यहाँ पे संपूर्ण या पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन गवर्नमेंट किसकी बनी है? एनडीए की, जो कि एक गठबंधन है। दूसरा, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रसार में वृद्धि हो रही है। बहुदलीय प्रथा अभी भी है, लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो ये अभी नहीं है, डी नहीं है। यहाँ पे एक असर्शन दिया गया है, भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है। बिल्कुल करता है, परंतु इसकी इच्छा है कि ये विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे, यानी इतना डेटरेंस अपने पास परमाणु शक्ति का रखे कि फ्यूचर में अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करे तो हम उसका सामना कर सके। लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा जितना भी परमाणु बम बनाए जा रहे हैं उसको ख़त्म करना भारत लक्ष्य अपना रखता है। भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। दैट्स मीन यही कारण है कि भारत न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता रखना चाहता है, क्योंकि वैश्विक और क्षेत्रीय जो चिंताएं हैं उसको दूर करना भारत का लक्ष्य है। दैट्स मीन सी इसका करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही है और सही रीज़न भी इसका ये दे रहा है। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? अब उदारवाद बेसिकली 3 भाग में रखा जाता है, क्लासिकल, आधुनिक और नव उदारवाद। तो आधुनिक उदारवाद न्यूनतम राज्य मिनिमल स्टेट में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता है। न्यूनतम राज्य की बात कौन करता है? क्लासिकल और नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म। जबकि न्यूनतम राज्य को खत्म करने की बात कौन करता है? आधुनिक उदारवाद। यहाँ पे आपने मैच करना है ये कुछ रेगुलेटरी और
कुछ एक्ट दिए गए हैं उसको कालक्रम में आपने लगाना है। यहाँ पे बहुत ही इजी था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में राजीव गांधी ने लाया था करप्शन को ख़त्म करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और 2 से ही आपका यहाँ पे आंसर निकल रहा है। जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आया 1999 में, और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट आया है 2003 के अंदर। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992, 3 से 4 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। ऑसबॉर्न एंड गैबलर की किताब है। हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर होना, बिल्कुल सही बात इन्होंने बात की है। हीगल महिलाओं को कमतर मानते थे। उनका मानना था कि महिलाओं की तार्किक क्षमता कम होती है। और दोस्तों ये जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आगे पैराग्राफ में मिल जाएगा, आगे के पैराग्राफ में ये मिल जाएगा अगर आपको नहीं भी पता था तो। ये दोनों ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया, बिल्कुल गलत बात है। हीगल सिविल सोसाइटी को मानते हैं। सबसे पहले ये फैमिली बोलते हैं, फैमिली के बाद ये सिविल सोसाइटी बोलते हैं, सिविल सोसाइटी के बाद ये स्टेट की बात करते हैं। और स्टेट को इन्होंने बोला है कि स्टेट सबसे बेहतर है, इसलिए पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार इन्होंने स्टेट को माना है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। जबकि सिविल सोसाइटी स्वार्थ के ऊपर आधारित होती है, फैमिली तो बिल्कुल स्वार्थ के ऊपर आधारित होती है। हीगल का युद्ध में विश्वास नहीं है, बिल्कुल गलत। हीगल युद्ध में विश्वास रखता है, इसीलिए इसे फांसीवाद या फिर जर्मनी नाजीवाद का अग्रदूत भी माना जाता है। तो ओनली ए एंड बी इज करेक्ट। हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र सार्वभौमिकरण है। ये किसका विचार है? अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, ये हीगल का विचार है। और हीगल का विचार फ्रांसिस फुकुयामा ने अडॉप्ट किया एंड ऑफ हिस्ट्री को स्थापित करने के लिए, क्योंकि हीगल कहते हैं कि स्टेट सबसे बेहतर विकल्प है। उसी तरीके से फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि उदारवाद सबसे बेस्ट विकल्प है और उसके आगे कोई भी आइडियोलॉजी नहीं होगी, कोई भी हिस्ट्री नहीं होगी। तो ये फ्रांसिस फुकुयामा के यहाँ पे कथन है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी? द आर्ट ऑफ वॉर 2 चिंतकों ने लिखी है। सबसे पहले ये बुक लिखी है संजू ने, ठीक है, और संजू के बाद लिखी है मैकियावेली ने। तो यहाँ पे मैकियावेली करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको बुक्स और उनके चिंतकों को मैच करना है। और ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पे आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ग्राम वेलेस ने लिखी है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और चार्ल्स ई मेरियम व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक माने जाते हैं। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 के अंदर ये आई है, ठीक है। गैब्रियल आमंड सभी को पता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। और आपके लास्ट बचते हैं लॉर्ड ब्राइस, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इन्होंने ये बुक लिखी है। असर्शन, जॉन लॉक स्वत्वात्मक व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल, जॉन लॉक को पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा है, मैकफर्सन ने तो बिल्कुल कहा गया है। जॉन लॉक केवल हितों की वृद्धि के पक्षधर नहीं थे। अब देखिए, केवल ये हितों के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने जो हित है या फिर प्रॉपर्टी का इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें दिखता है कि इन्होंने प्रॉपर्टी मतलब श्रम पर आधारित की है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्तिवादी इन्हें क्यों कहा गया है उसकी एक्सप्लेनेशन ये यहाँ पे नहीं दे रहा है। दैट्स मीन ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। Which of the following statement are incorrect with regard the फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? फाइनेंस कमीशन के बारे में, वित्त आयोग का प्रावधान
280 में किया गया है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग अध्यक्ष और 2 सदस्यों का बना होता है, बिल्कुल नहीं। वित्त आयोग में 5 या 6 सदस्य या फिर जितने राष्ट्रपति चाहे उतने हो सकते हैं। संसद इसे बढ़ा घटा सकती है। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें संसद लोकसभा में प्रस्तुत करती है, बिल्कुल गलत बात। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करती है। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे हमें गलत मिल चुके हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और योग्यताएं संसद निर्धारित करती है, तो गलत पूछे हैं, बी और सी यहाँ पे गलत है। ओके, 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के लिए जो समझौता किया है उसे कहा जाता है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका। और दोस्तों अभी थोड़ा आप 5-6 क्वेश्चन पीछे पहुंच जाएंगे। 2020 का जो आपको मैच करने के लिए आया था वो यही था, यहीं पे इसका आंसर आपको मिल गया है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने न्यूक्लियर सिविल डील जो 2005 में हुआ था, न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न्यू स्टेप पार्टनरशिप में 2004 में हुआ था, फिर एक 2002 का आया था और एक 2020 उसमें दिया गया था, वो यही बेका था। शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी शांति और सुरक्षा से संबंधित मामला हो सिक्योरिटी काउंसिल का, वो 2/3 बहुमत से और 5 सदस्यों के मतों से ही लिया जाता है। यूएन सुरक्षा परिषद पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है? बिल्कुल भी नहीं करता है। यूएनओ के अंदर तभी तो संशोधन की बात की जा रही है, तभी तो G4 का गठन किया गया ताकि जितना भी ज्योग्राफिकली है पूरे सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाए। इसी की बात तो G4 कर रहा है। ठीक है, तो ए सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। किसने कहा है कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिमोक एंड डिमोक ने ये कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही है? बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य की कल्पना की है, बिल्कुल की है। वे अस्थिर, अब देखिए मराठा जो महाराष्ट्र है, कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक का उसके ऊपर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वे अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी, यानी सामाजिक सुधार तो होते रहेंगे, पहले पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट हम हो जाएं, ये कहते थे बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव में प्राप्त किया जा सकता है, तो ये चारों सही है बाल गंगाधर तिलक के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? संविधानवाद की विशेषता, देखिए जो संविधानवाद होता है वो कल्चरल बेस्ड हो सकता है, कल्चरल बेस्ड कॉन्सेप्ट। इंडिया का कल्चर डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान है। चाइना का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन है, तो वहाँ का जो संविधान है वो तानाशाही भरा है, कम्युनिस्ट तरीके की वहाँ पे संस्कृति है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, संविधान के अंदर गतिशीलता रहती है, लचीला भी होता है, कठोर भी होता है। पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट ये नहीं होता है, वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट संविधान होता है, पार्टी बेस्ड संविधान कभी भी नहीं होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑथर और बुक्स दी गई है और ये क्वेश्चन अटपटा था। यहाँ पे मतलब जो बुक्स और चिंतक रविंद्र रे को छोड़ के सारे कुछ इस तरीके से इनकी बुक दी थी जो पहले हमने नहीं स्टडी की थी। ठीक है, रविंद्र रे ने बुक लिखी है द नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी। आशीष कुमार ने लिखी है द स्प्रिंग थंडर एंड आफ्टर। कैरोल स्पैरी ने बुक लिखी है
इंडियन यूथ एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और संजय कुमार संपादित बुक है जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट इन इंडिया। प्रारंभिक उदारवाद को सीबी मैकफर्सन ने क्या बोला? पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म यानी स्वत्व मूलक उदारवाद। हॉब्स और लॉक को इन्होंने कहा है स्वत्व मूलक उदारवादी। बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों को आपने मैच करना था और यहाँ प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, ये पहले भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है क्रम में लगाने के लिए। 1923 में ये आया था। बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957 के अंदर लिखी है। और गांधी एंड गांधीज्म, हालांकि इन्होंने पहले लिखी थी लेकिन इनके मृत्यु उपरांत ये पब्लिश हुई है, तो सबसे लास्ट में आपकी ये आएगी, ठीक है। दैट्स मीन ए लास्ट में आएगी, तो ए लास्ट यहाँ पे आ रहा है। ए से पहले 1957 के अंदर इन्होंने लिखी है बुद्ध एंड धम्मा, सी एंड ए, और सबसे पहले आ जाएगी 1923 की इनकी बुक, यानी बी सबसे पहले आ जाएगी और डी आ जाएगी आपकी बीच में। तो ये इस तरीके से इसका क्रम बन रहा है। Who among the following are not supporter of positive liberty? पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक कौन नहीं है? तो नहीं है जॉन लॉक और जेरमी बेंथम, क्योंकि ये क्लासिकल है, क्लासिकल लिबरलिस्ट है। तो क्लासिकल लिबरलिस्ट कभी भी पॉजिटिव लिबर्टी नहीं, नेगेटिव लिबर्टी को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। हैरोल्ड लास्की आधुनिक उदारवादी है, टी.एस. ग्रीन भी आधुनिक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक है। तो बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे आपको इन संस्थाओं की उत्पत्ति को क्रम में लगाना था। INTU ये मई 1947 यानी आज़ादी से पहले ये गठित किया गया। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये 1917 में गठित किया गया। भारतीय मजदूर संघ ये आज़ादी के बाद 1950 के दशक में आप मान के चलिए इसको। और बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन इसकी स्थापना 1880 के बाद की गई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा DBAC। और ये DBAC यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको इसका प्रूफ मिलता है आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रीलिमिनरी अप्रूवल प्लान ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये किसने डिफाइन किया है इस तरीके से बजट को? रेनो स्टॉर्म ने। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक W. रिग्स को। तुलनात्मक कंपैरेटिव पब्लिक एड का पिता कहा जाता है फ्रेडरिक्स को। एडवर्ड वीडनर को कहा जाता है विकास प्रशासन का पिता। चेस्टर आई बर्नार्ड इन्हें व्यवस्था सिद्धांत का पिता कहा जाता है पब्लिक एड के अंदर, ठीक है। लेबर मूवमेंट इन इंडिया सफ़र फ्रॉम, यानी भारत में श्रमिक आंदोलन किसके द्वारा दुष्प्रभावित हुए हैं? सबसे पहला कम सदस्यता, उससे भी सफ़र है, क्योंकि लेबर मूवमेंट जो है उनकी सदस्यता कम है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। कितने हैं? 1-1.5 लाख लोग हैं, तो क्या वोटिंग इनका प्रभाव पड़ेगा चुनावी राजनीति के ऊपर? तो कम सदस्यता से ये दुष्प्रभावित है। कमज़ोर वित्त, इनका फाइनेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और अनेक संघ है। अब देखिए श्रमिक आंदोलन देखोगे, मिल मजदूरों के अलग है, होटल के अलग है, कारखानों के अलग है, तो सबके जब अलग अलग संगठन है तो ये बिखरे हुए हैं। विभेदीय संगठनात्मक संरचना की उपस्थिति, जैसे श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए, तो श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए ऐसा तो नहीं है कि मिल के अंदर SC के लिए अलग हो गया, ST के लिए अलग हो गया, OBC के लिए अलग हो गया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये तीनों के तीन जरूर है। तो ABC इज करेक्ट। निम्न में से तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्तें हैं। पूर्व शर्तें पूछी गई है कि तुलनात्मक पद्धति को अगर हमने लागू करना है, उसके द्वारा कोई हमने सिद्धांत बनाना है, तो उसके लिए पूर्व शर्तें क्या है? पद्धति यहाँ पे पूछी है, मेथड। तो इकाई के चयन के लिए
एक कारक के रूप में तुलनात्मक खाका, यानी आपके पास रिसर्च डिज़ाइन होनी चाहिए। खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणा या मसला, यानी आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा आपके पास अवधारणा होनी चाहिए जिसकी तुलना की जा सके। ऐसा ना हो कि आप इंडिया की संसद की कंपैरिजन पंचायत के साथ करने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब तुलनीय होना चाहिए उसे। खोज के केंद्र की परिभाषा, यानी जो सेंटर पॉइंट है उसकी परिभाषा आपको करनी पड़ेगी। लेकिन सिद्धांत निर्माण, अब देखिए मेथड की बात हो रही है यहाँ पे, तो सिद्धांत निर्माण तो अंतिम बिंदु है। इन तीनों के द्वारा ही तो सिद्धांत निर्माण किया जाता है, तो डी इसमें नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, ए, बी एंड सी ओनली। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है, अलगाववाद का सिद्धांत है और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ये किताब एंजल्स की है, मार्क्स की नहीं है, ये एंजल से जुड़ा हुआ है। और यहीं से क्वेश्चन आगे पैराग्राफ में पूछा गया है कि एंजल्स की बुक का पूरा नाम बताइए, तो वो इसी पैराग्राफ में आ गया, आपको आंसर यहाँ से मिल गया है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर पब्लिकेशन। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं चैलेंजेबल है, क्योंकि इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो इसकी एक बार अगर आप मतलब आई थिंक इसका आंसर भी यहाँ पे करेक्ट आंसर की नहीं दी है एनटीए ने, तो ये आई थिंक सभी को ये ग्रेस मार्क्स यहाँ पे लगेंगे इसके। चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू की गई? अब देखिए चुनाव आयोग को शक्तियां कब से दी गई? जब संविधान को अंगीकार किया गया, क्योंकि संविधान को लागू करने से पहले जब इसे अंगीकार किया गया तभी चुनाव आयोग को शक्ति दी गई, क्योंकि भारत में इलेक्शन करवाना सबसे पहला एक प्रकार का मुद्दा था। तो 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया था आर्टिकल 324। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन है? शिकागो विचारधारा कहीं ना कहीं नियो लिबरलिज्म के साथ जुड़ी हुई है, और शिकागो विचारधारा के साथ मिल्टन फ्रीडमैन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और ये यहाँ पे कुछ सूची को सूची 2 से मिलाना है, और ये भी काफ़ी इजी था। जैसे एलिगरी ऑफ केव्स, गुफाओं और परछाइयों का जो उदाहरण है वो प्लेटो ने दिया है, ठीक है। कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात माओ जेडोंग करते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक टेरर की बात करते हैं हन्ना आरेंट, और अपार्थाइड की बात करते हैं फ्रेंच फैनन। प्रसिद्ध परवर्णी शब्द, यानी शब्द आना था, ये यहाँ पे देखिए कितनी मिस्टेक है। हु कॉइंड द फेमस एक्रोनिम पोस्ट कॉर्ब? ये लुथर, गुलिक और उर्विक दोनों ने इसे कॉइन किया है, गुलिक और उर्विक। पोस्ट कॉर्ब, यहाँ पे असर्शन और रीजन यहाँ पे दिया है। जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट रखने के लिए केंद्र शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ, उनके कारण भारत एकजुट रखने वाले संघ का दृष्टांत है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। भारत को क्वासी फेडरल क्यों कहा जाता है, या फिर भारत को एक साथ आने वाला संघ क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत को एकजुट रखने का प्रयास किया गया था। गठबंधन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असममिति के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग की जाने लगी है। अब दोस्तों इसे क्यों कहा जाता है एक साथ आने वाला संघ? अगर उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होती तो ये इसकी राइट एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन यहाँ पे गठबंधन की बात होने लगी और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑटोनॉमी की भी बात होने लगी। ऊपर अलग है, नीचे अलग है, हालांकि दोनों चीज़ें सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज नॉट राइट। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अप्रोच के साथ जुड़े हैं हार्बर्ट साइमन। इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल अप्रोच के साथ जुड़े हैं फ्रेडरिक्स। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 से शुरू होता है, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्ड विडनर इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, पब्लिक एड का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं छूटता है, दोनों के दोनों पेपर्स में, मॉर्निंग शिफ्ट भी और इवनिंग शिफ्ट। और खुद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस बार पेपर दिया था, और उम्मीद है कि इस बार मैं जेआरएफ पब्लिक एड से कर लूँगा। तो पब्लिक एड का यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आपने वीडियो को और नोट्स को अच्छे से देखा है। निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांतकार ने अर्ध परिधि की संकल्पना दी है? तो पहले ही आपको बोल चुका हूँ, इमैनुअल वॉलस्टीन ने सिस्टम ये जो इंटरनेशनल सिस्टम में ये सिद्धांत दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासन कला सिद्धांत रिजीम थ्योरी के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रिजीम जब हमने देखा था डेमोक्रेटिक रिजीम, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शासन कला या रिजीम थ्योरी के संबंध में जो सही है वो आपको बताना है। सबसे पहला, यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में नियम शामिल व्यवहार की मानता के लिए प्रयास करता है। यानी जैसे हम पहले पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक रिजीम, तो डेमोक्रेसी क्या है पहले उसे डिफाइन किया जाएगा। ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री होने के लिए क्या क्या सिद्धांत है, वो सारा का सारा इसमें पहले ही आप डिफाइन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। वे सामूहिक सुरक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित करने, सामूहिक सुरक्षा इसके द्वारा कैसे की जाएगी? क्योंकि सामूहिक सुरक्षा के लिए तो यूएनओ जिम्मेदार है, ना कि डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम, ठीक है। प्रमुख शक्तियां इस प्रणाली के माध्यम से द्वंद्वों का समाधान करती है, इससे कोई भी द्वंद्वों का समाधान नहीं होता है, ठीक है। कैसे द्वंद्वों का समाधान होगा? अब डिक्टेटरशिप रिजीम चाइना के अंदर है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक है, तो इससे क्या द्वंद्वों का समाधान होगा? डी, उन्हें सिद्धांतों, मानकों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ए एंड डी आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? नव यथार्थवाद जिसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहा जाता है, केनेथ वॉल्ट्ज इसके फादर है, ठीक है। तो देख लेते हैं। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा दुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे पहले वाला शायद हमने छोड़ दिया है, ओके। नहीं है पूछा, यहाँ पे नहीं है, यानी नव यथार्थवाद के सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है वो हमें बताना है। एक्टर रिएक्ट इन एन एनार्किकल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है। जितने भी आपके स्टेट है, राज्य है, वो अराजक परिवेश में फंक्शन करते हैं। तो बिल्कुल ये यथार्थवाद की मान्यता को एक्सेप्ट किया है और उसे आगे बढ़ाया है नव यथार्थवाद ने, ये तो है। सॉरी, ये काफ़ी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। कहाँ पर हम थे? ओके, तो पहला तो सही है, ये तो गलत नहीं हो सकता। दूसरा, डिस्ट्रस्ट एंड फियर अमंग एक्टर एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा, तो सिक्योरिटी डायलेमा की बिल्कुल बात की है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। स्टेट्स आर ऑलवेज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म की बात नहीं की है इन्होंने, तो ये बिल्कुल गलत है नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बारे में। स्ट्रक्चर इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर्स बिहेवियर, तो ये तो बात की है, तो ये सी इसका गलत होगा, मतलब सही होगा क्योंकि ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन मजदूरी वृद्धि और अवसंरचना विकास के कार्यक्रम थे? तो ये सारे के सारे हैं, आप देखोगे जब विच ऑफ द फॉलोइंग वर वेज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्रैश स्कीम ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा भी है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी है। चेंज इन एग्रोनॉमिक
प्रैक्टिसेस, ये नहीं है, ओनली 3 है, क्योंकि इसके द्वारा आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इससे वेज डेवलपमेंट होगा, गारंटी आपको एम्प्लॉयमेंट की मिल रही है तीनों से, लेकिन यहाँ पे इससे नहीं मिल रही है, तो चौथा नहीं है, 3 है, ABC ही होगा इसका। यस। Which of the following are the issues of debate in electoral politics? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डिबेट के विषय आज के टाइम में क्या क्या है? सबसे पहला, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन, वोटिंग, EVM को लोग क्या है चर्चा का विषय बना रहे हैं, क्योंकि EVM हैक हो सकता है, कुछ कहते हैं नहीं हो सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये भी चर्चा का विषय है। एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग कोई नहीं बनाना चाहता, तो ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन अभी स्थानीय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानक को प्रारंभ करना, ये एक प्रकार का अभी जो आपका जनसंख्या दिवस था उस दौरान इसको लाया गया कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, तो ये एक चर्चा का विषय है। दैट्स मीन ABD। निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकरण प्रकारों और अन्य अप्रमाणित समूह प्रकारों में भेद किया? तो ये आमंड है, आमंड एंड कोलमैन। इसके बाद आपका बचता है पैराग्राफ। पैराग्राफ बहुत इजी था, पहला पैराग्राफ बहुत इजी था, इसको मैंने एक ही नज़र में पढ़ा और आंसर किया, आंसर इसके आ गए। ठीक है। और दूसरा पैराग्राफ थोड़ा सा टफ था, इसके आंसर आप देख लीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसके आंसर आप दे सकते हैं। पहला आंसर था हिस्टोरिकल सेटिंग, और दूसरे का आंसर था महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण समाजवाद से बाहर नहीं किया है। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बोला था एंजल्स की पुस्तक, ओरिजिन्स का पूरा नाम क्या है? तो द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है हीगल। मार्क्स के पूर्व किस राजनीतिक चिंतक की रचनाओं में लिंग के प्रति पूर्वाग्रह मिलता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे आप देखोगे। अन्य अनेक क्षेत्रों की तरह मार्क्स ने महिलाओं के विषय में हीगल से प्रारंभ किया। हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं, तो ये आंसर आपको मिल गया। जुकाम से भी बुरे हाल हो गए हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में बना भी पाऊँगा या नहीं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, वुमेन इमेंसिपेशन कैन बी जज फ्रॉम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल इमेंसिपेशन। जब सभी की मुक्ति होगी तो महिलाओं की मुक्ति भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये है, टू इन्फ्लुएंस US पॉलिसी मेकिंग टू वाट इंडिया। ये दूसरा पैराग्राफ आपका शुरू हो चुका है, ये थोड़ा सा टफ था। कंपल्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया। नेक्स्ट का करेक्ट आंसर है ये वाला, रिप्रेजेंटिंग आर्टिकुलेटेड इंटरेस्ट इन वेरियस पीपल ऑफ इंडिया। और ये आपका लास्ट इसका है गोपियो। ठीक है। PIO जो कार्ड है वो गोपियों के द्वारा ही बनाए गए, GOPIO। आई थिंक लास्ट एक क्वेश्चन और है, और इसका जो करेक्ट आंसर है पोखरण 2। तो दोस्तों ये था फर्स्ट शिफ्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर। इसको मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है, और एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फैक्ट्स मैंने कवर किए हैं। और अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं, आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपके लिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए फैक्चुअल कोर्स जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 50 से 60 क्वेश्चन आपके केवल इन 5000 क्वेश्चन से ही आए हैं।
उसके बाद जो आपके कॉन्सेप्चुअल डीप नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल कोर्स लेना पड़ेगा, या कॉन्सेप्चुअल कोर्स या कॉन्सेप्चुअल किताबें आपको देखनी पड़ेगी। तो वहाँ से कम 20 से 30 क्वेश्चन आए हैं, यानी 80 से 90 क्वेश्चन सिर्फ इन 2 कोर्सेज से ही आपके कवर हो जाएंगे और आपका जीआरएफ इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं जिनके 65 प्लस मार्क्स आए हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन में, मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन अच्छी पोजीशन में है। 70 प्लस वाले बहुत अच्छी पोजीशन में है और पेपर 1 अगर उनका अच्छा गया होगा तो जीआरएफ इजीली क्लियर करेंगे। मेरिट की अगर मैं बात करूं कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ किसी भी हाल में 67 और 69 से कम नहीं जाने वाली है जीआरएफ की, जनरल कैटेगरी की। बाकी की आप नीचे रख लीजिए, ठीक है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से लास्ट ईयर की थी, तो कट ऑफ इतनी तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि पेपर फर्स्ट शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट का भी इक्वली मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट रहा। सो इतना ही था आज की वीडियो में। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस दोनों वीडियो का करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।